हेलो एवरीवन, किरोश नर्सिंग एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। एमसीक्यू की इस कड़ी में मैं आप लोगों के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आई हूँ जो एग्जाम के पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं हम वन बाय वन। ये रहा आपके सामने पहला एमसीक्यू। हाउ मैनी रिंग्स प्रेजेंट इन ट्रेकिया? ट्रेकिया के अंदर कितनी रिंग्स प्रेजेंट होती है? आप लोगों को ट्रेकिया के बारे में तो पता ही होगा कि ट्रेकिया एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है। ओके, तो ट्रेकिया के अंदर कितनी रिंग्स प्रेजेंट होती है? तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हाउ मेनी रिंग्स प्रेजेंट इन ट्रेकिया। ट्रेकिया है वो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है। ओके, ट्रेकिया एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है और इसके अंदर कितनी रिंग्स होती हैं? तो ऑप्शंस के अंदर बता रखा है कि 8 to 10 रिंग्स एंड बी ऑप्शन है 2 to 5 रिंग्स, सी के अंदर है 7 to 13 रिंग्स और डी ऑप्शन है 16 to 20 रिंग्स। तो अब चलिए आप लोग बताइए इसके अंदर से कि हाउ मेनी रिंग्स प्रेजेंट इन ट्रेकिया। ओके, चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रेकिया के अंदर जो रहती हैं, ये जो ट्रेकिया होता है ये सी शेप्ड ऑर्गन होता है। ओके, ट्रेकिया जो होता है वो सी शेप्ड ऑर्गन होता है और इसके अंदर 16 to 20 रिंग्स प्रेजेंट होती है। ओके, 16 to 20 रिंग्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं ट्रेकिया के अंदर। और ये जो ट्रेकिया होता है वो हाइलाइन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। कौन से कार्टिलेज से मिलकर बना होता है? हाइलाइन कार्टिलेज। ट्रेकिया एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है और इसके अंदर जो रिंग होती हैं वो सी शेप्ड रिंग होती हैं और ये 16 to 20 रिंग से मिलकर बना होता है एंड ये हाइलाइन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। कौन? ट्रेकिया। ओके, ट्रेकिया के अंदर इतनी चीजें एनाटॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम के पर्पस से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रेकिया के अंदर कितनी रिंग प्रेजेंट होती हैं, ट्रेकिया कौन से शेप का होता है, वो जो रिंग होती है वो कौन से शेप की होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ट्रेकिया कौन से कार्टिलेज से मिलकर बना होता है? तो हाइलाइन कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। देन हम बात करेंगे ट्रेकिया की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है। ये जो ट्रेकिया होता है जो 16 to 20 सी शिफ्ट रिंग से मिलकर बना होता है, इस ट्रेकिया की जो लेंथ होती है वो होती है 10 to 15 सेंटीमीटर। ओके, 10 to 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, किसकी? ट्रेकिया की। ओके, देन ट्रेकिया से रिलेटेड एनाटॉमी के पर्पज से ये इतना काफ़ी है। आप लोग इतना भी समझ लोगे तो भी एग्जाम में से इन सब में से कोई ना कोई क्वेश्चन डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ट्रेकिया से रिलेटेड। तो आप लोगों का ये एक ट्रेकिया का एनाटॉमी का जो पोर्शन था वो क्लियर हो गया है। आप इससे बाहर एनाटॉमी से रिलेटेड अगर ट्रेकिया के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं जाएगा। देन हम बात करेंगे ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। ट्रेकिया के अंदर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब जब डालते हैं तो उसको रिमूव करने का एक प्रोसीजर होता है। मैं आप लोगों को थोड़ा इससे आगे बता देती हूँ कि ट्रेकिया जो होता है जब ट्रेकियोस्टोमी करते हैं तो ट्रेकियोस्टोमी के अंदर ट्रेकियोस्टोमी मतलब जो ट्रेकिया के अंदर जो ट्रेकियोस्टोमी इंसर्ट करते हैं जब कोई पेशेंट वेंटिलेशन पे होता है, जो अपने आप में रेस्पिरेशन नहीं कर पाता है, जिसको हम ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट करते हैं, वो सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग के अंदर डालते हैं। कौन से रिंग्स के अंदर डालते हैं? सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग के अंदर, सेकेंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग के अंदर डालते हैं। और जब हम इस ट्रेकियोस्टोमी को रिमूव करते हैं, उस रिमूव करने के प्रोसीजर को बोलते हैं डीकैन्युलेशन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस एग्जाम्स में भी ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है और मोस्ट ऑफ के ये रॉन्ग हो जाता है क्योंकि अधिकतर बच्चों को ये नहीं पता होता है तो वो कुछ भी लिख कर आ जाते हैं। लेकिन इसका ट्रेकियोस्टोमी को जो रिमूव करते हैं उसका मतलब होता है डीकैन्युलेशन। और डीकैन्युलेशन जो अगर एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आता है तब हम लोगों को इतना आइडिया नहीं लगता कि डीकैन्युलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ट्रेकियोस्टोमी, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन के अंदर हम कैन्युलेशन मतलब हम समझ लेते हैं कि कैन्युला से रिलेटेड है, लेकिन नहीं, डीकैन्युलेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ ट्रेकियोस्टोमी। ओके,
तो ट्रेकिया के अंदर इतना चीज काफी है कि मैंने आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी ट्रेकिया से रिलेटेड वो सारी बता दी हैं कि ट्रेकिया जो होता है 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। देन ट्रेकिया हाईलाइन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ये सी शेप्ड रिंग होती है, 16 to 20 रिंग्स इसके अंदर होती हैं। देन ट्रेकियोस्टोमी जो करते हैं वो सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग के अंदर करते हैं व्हेन पेशेंट अनेबल टू रेस्पिरेशन। ओके, जब पेशेंट वेंटिलेशन पे होता है तब उसको रेस्पिरेशन में हेल्प करवाने के लिए ट्रेकियोस्टोमी लगाई जाती है, जो कि सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग के अंदर लगाई जाती हैं। और ये बहुत ही एसेप्टिक टेक्निक यूज करके इस प्रोसीजर को किया जाता है। एंड ट्रेकियोस्टोमी को जब रिमूव करते हैं तो उस प्रोसीजर को डीकैन्युलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीकैन्युलेशन। तो इतना आप सब लोगों को ट्रेकिया के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और आप लोग इसे पढ़िए थोड़ा। ड्यूरिंग स्वेलोइंग food is stopped from entering the larynx by the okay। जब हम स्वेलोइंग करते हैं यानी कि खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद स्वेलोइंग के बाद ऐसा कौन सा ऑर्गन है, वो क्या होता है जो हमारे फूड को लैरिंग्स यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाने से रोकता है। ओके, तो ये आप लोगों ने आपके नर्सिंग कॉलेज में वगैरह भी पढ़ा होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में हम ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही गलत करके आ जाते हैं और पॉइंट 1 से पॉइंट 2 से ऐसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट होने से रह जाते हैं। इसलिए छोटी छोटी चीजें ही हमें सिलेक्शन तक पहुंचाती हैं। इसके लिए छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम सेकेंड क्वेश्चन के अंदर, तो इसके अंदर ये कुछ ऑप्शन मैंने पुट किए हैं कि ईसोफेगस, पहला ऑप्शन है ईसोफेगस। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अपने आप आंसर निकल के आएगा। देन आता है यूस्टेशियन ट्यूब, देन आता है फेरिंग्स, देन आता है एपिग्लोटिस। तो आप लोग अपने माइंड के अंदर सेट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सबसे पहले एग्जाम के अंदर ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस टाइम पे हम लोगों को एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ये प्रोसेस यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाएगा। ओके, तो हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सा है जो स्वेलोइंग के टाइम पे ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमारे फूड को लैरिंग्स में जाने से रोकता है, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से रोकता है। तो पहले बात करते हैं हम ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर तो फूड को जाना जरूरी ही है। ओके, क्योंकि वहीं से फिर स्टोमक के अंदर जाएगा फूड जो रहता है वो, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। देन आएगा यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है वो ईयर के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? ईयर के अंदर। यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है वो ईयर के अंदर होती है। देन आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स भी इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन फेरिंग्स जो होता है उसे हम रेस्पिरेटरी में भी काउंट करते हैं एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काउंट करते हैं। ओके, तो देन आएगा एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो होता है वो होता है ये रेस्पिरेटरी और जो जैसे कि ये माउथ है। ओके, मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये रेस्पिरेटरी का जो फर्स्ट ऑर्गन होता है वो होता है नोज। ओके, क्या होता है? नोज। नोज के बाद पे जब फूड एंटर करता है वो रेस्पिरेटरी, ये जो नोज वाला हो गया ये माउथ वाला पोर्शन हो गया। ओके, तो हमारा एपिग्लोटिस जो होता है वो यहाँ प्रेजेंट होता है और ये एपिग्लोटिस जो रहता है वो फूड को लैरिंग्स में जाने से रोक देता है। मतलब कि एक पैलेट जैसा होता है जो कि जब भी हम खाना खाते हैं तब उस टाइम पे वो जो लैरिंग्स को क्या करता है? क्लोज कर देता है। वो जो एपिग्लोटिस होता है वो लैरिंग्स को क्लोज कर देगा, जिसकी वजह से जो फूड आइटम्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले गए तो हमें इरिटेशन होगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगी। इसके लिए ये जो एपिग्लोटिस है ये काम करता है, एक दरवाजे का काम करता है। ओके,
तो ये क्या करता है, एक बना उसके डोर के जैसा काम करता है कि ये जब भी हम लोग खाना खाते हैं तब लैरिंग्स को ये क्लोज कर देता है, जिसके लिए अगर कोई भी फूड पार्टिकल्स है वो लैरिंग्स के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ना जाए और वो डायरेक्टली कहाँ जाए, इसोफेगस के थ्रू होते हुए डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस से वो डायरेक्ट स्टोमक के अंदर जाए। इसके लिए इपिग्लोटिस इसमें काम करता है। ओके, तो इसका आंसर क्या है, इपिग्लोटिस। ओके, इपिग्लोटिस जो होता है वो ये भी कुछ कॉर्निकुलेट कार्टिलेज होता है, कॉर्निकुलेट करके उससे बना हुआ होता है ये इपिग्लोटिस जो होता है वो। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हो गया आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इसे देख लीजिए। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा क्वेश्चन, आप लोग पढ़िए और अपना आंसर जो है वो अपने माइंड के अंदर रखिए। मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ओके, और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बेसिक क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से हम लोगों को ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। इसके लिए हमें इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, विच गैसेज इज ऑल्सो वर्क एज एट रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। ओके, ऐसी कौन सी गैस है जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का काम करती है। ओके, ऐसी कौन सी गैस है जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का काम करती है। ओके, तो मैं आप लोगों के सामने मैंने कुछ ऑप्शन पुट किए हैं। पहली होती है ऑक्सीजन, देन होता है CO2, देन N2O, देन कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो इन सब में ऑक्सीजन, CO2, N2O एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब में ऐसी कौन सी गैस है जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का काम करती है। जिन बच्चों को इसका आंसर नहीं आता है वो कभी कभी क्या आंसर करके आते हैं, ऑक्सीजन, क्योंकि हमें लगता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट तो कौन करेगा, ऑक्सीजन ही करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट कौन करता है, CO2। ओके, CO2 जो गैस होती है वो गैस रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का काम करती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा और आप लोग क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो अपने दिमाग में सेट करके रखिए। तो मैं पढ़ती हूँ, द कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई इज प्रिवेंटेड बाय, यानी कि जो एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई लंग्स का जो गैस जो होती हैं उनका एक्सचेंज में जो हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एल्वियोलाई, जो कि लंग्स की जो होती हैं वो फंक्शनल यूनिट हम बोलें तो वो कौन सी होती है, एल्वियोलाई होती हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, एल्वियोलाई। ओके, तो इसके अंदर हम थोड़ा ऑप्शन पढ़ लेती हूँ मैं। सीधा क्वेश्चन है, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, अगर आपने पढ़े हुए नहीं है तो ये क्वेश्चन क्या रॉन्ग हो जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। ओके, तो ये क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन है बिल्कुल ही, कि ऐसी कौन सी लेयर है जो कि एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाती है, यानी कि सिकुड़ने से बचाती है। तो पहला ऑप्शन है सीलिया, देन म्यूकस, देन प्लूरल फ्लूइड, देन सरफेक्टेंट। ओके, तो कौन सा होगा, चलो बताओ आप लोग। तो इसके अंदर जो कोलैप्स करने से एल्वियोलाई को बचाती है वो कौन सी होती है, सरफेक्टेंट। तो सरफेक्टेंट जो होता है वो एक लाइपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे बना हुआ होता है, लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है सरफेक्टेंट, जो कि एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से यानी सिकुड़ने से बचाता है। इसीलिए सरफेक्टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी प्री टर्म में जो बेबी होता है उस टाइम पे उसके सरफेक्टेंट एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसके लंग्स कोलैप्स ना हो जाए, इसके लिए हम लोग इंट्राट्रकियल जो होता है वो एक उसको ड्रग देना ज़रूरी होता है। उसको सरफेक्टेंट बाहर से हम लोग देते हैं ताकि उसके जो लंग्स हैं वो कोलैप्स ना हो जाए प्री टर्म बेबी के अंदर, क्योंकि प्री टर्म बेबी के अंदर सरफेक्टेंट नहीं होते हैं। ओके, इसलिए सरफेक्टेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि कोलैप्स से बचाते हैं, सिकुड़ने से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है,
exchange of gases between blood and lungs is called as, very इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्स के अंदर 100% ये क्वेश्चन आता है, किसी न किसी रूप में इस क्वेश्चन को डालते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसके ऑप्शन पढ़िए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स इज कॉल्ड एज, फर्स्ट आता है ऑक्सीजनेशन बोलेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन बोलेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे, देन एक्सक्रीशन बोलेंगे। तो इन चारों के अंदर हम किस चीज को बोलेंगे कि ब्लड का जो एक्सचेंज ब्लड और लंग्स के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं? ओके, तो मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूं इसके अंदर। तो इंटरनल रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं हम लोग? ओके, इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन का दूसरा नाम होता है टिश्यू रेस्पिरेशन। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूं, कि इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है उसका, इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है उसका दूसरा नाम होता है ऑल्सो नॉन एज टिश्यू रेस्पिरेशन। ओके, इसको क्या बोलते हैं? टिश्यू रेस्पिरेशन। यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन हम उसको बोलेंगे जब गैस का एक्सचेंज जो होता है वो ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। ठीक है, जो O2 CO2 का जो आदान प्रदान एक्सचेंज होता है वो ब्लड और किसके बीच में? टिश्यू यानी सेल के बीच में होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे? कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जब रेस्पिरेशन जो होता है वो बिटवीन लंग्स और ब्लड के बीच में होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। किसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? जब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम उसको बोलेंगे जब जो आदान प्रदान जो होता है यानी कि एक्सचेंज जो होता है वो किसके बीच में होता है? जब गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो बिटवीन लंग्स एंड ब्लड के बीच में जब होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बिटवीन, थोड़ा शॉर्ट में लिख देती हूं मैं, बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। तो बिटवीन लंग्स एंड ब्लड के अंदर जो रेस्पिरेशन का एक्सचेंज होता है उसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, और इंटरनल रेस्पिरेशन यानी कि बिटवीन ब्लड एंड सेल या टिश्यू। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, और नॉर्मली जो एनवायरमेंटल रेस्पिरेशन होता है, एक दो और पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूं, कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है वो ऐसा रेस्पिरेशन होता है जो कि एनवायरमेंट के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ओके, देन हम बात करते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होता है ये रेस्पिरेशन होता है बिटवीन सेल, सेल के अंदर जब गैसेस का एक्सचेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, तो मैंने आपको चार चीजें बताई जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। तो मैं आप लोगों को एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी इसके अंदर होता है, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं रहना है, और इसके बाद आपको लोगों को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर कभी नहीं रहेगा। ओके, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है लंग्स और ब्लड के बीच में, और जो इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है वो किसके बीच में होता है? ब्लड एंड
सेल या टिश्यू के बीच में रेस्पिरेशन होता है। एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो होता है वो नॉर्मली गैस का जो एनवायरनमेंट के अंदर एक्सचेंज होता है उससे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। यानी कि जब हम बाहर से जब ऑक्सीजन को हम कैरी करते हैं, लंग्स तक पहुंचाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होता है वो इंटरनल बॉडी के अंदर होता है, वो बिटवीन सेल एक्सचेंज होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पस से, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और आप लोग इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इजीली इसका आंसर दे सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। तो चलिए पढ़ते हैं। व्हाट कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरेशन? ओके, कौन सी कंडीशन है जो इंस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मसल्स, कुछ ऐसे ऑर्गन काम करते हैं। जब हम रेस्पिरेशन, नॉर्मली भी हम रेस्पिरेशन करते हैं, तब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? ऐसे कुछ मसल्स वगैरह, जो ऑर्गन वगैरह हैं वो काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन से मसल्स और ऑर्गन काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर, ए ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स, देन contraction of diaphragm, then dilation of intercostal muscles, then both A and B। ये आप लोगों के सामने मैंने लंग्स है, डायफ्राम है, उसका इमेज भी पुट किया है। तो आप लोग चलिए बताइए कि व्हाट कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरेशन? हम जब इनहेल करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, जब रेस्पिरेशन करते हैं, उस टाइम पे कौन से मसल्स काम करते हैं? ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब भी हम इंस्पायरेशन करते हैं तब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स, यानी कि जो भी हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं, वो हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं वो इसके अंदर काम करती हैं। और इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं इसके अंदर, जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं वो काम करती है। जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। और अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी उसके बाद क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, यानी कि डायफ्राम थोड़ा सा क्या होगा? रिलैक्स होगा। अब जो वो रिलैक्स हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा डायफ्राम, तब हम रेस्पिरेशन को इंस्पायर करते हैं, यानी कि इंस्पिरेशन करते हैं। उस टाइम पे हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। और क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है? इंटरकॉस्टल मसल्स। इसके लिए हमारे डायफ्राम का हमारे रेस्पिरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसका? डायफ्राम का। ओके, तो डायफ्राम जो होता है एक डॉम शेप्ड ऑर्गन होता है। डायफ्राम, ये देखिए आपको इसमें इमेज में पुट किया है मैंने कि डायफ्राम जो होता है वो एक डॉम शेप्ड ऑर्गन होता है। और इसमें इंटरकॉस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उस टाइम पे डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। और उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? इंस्पायरेशन करते हैं। तो इसके अंदर ए और बी दोनों आंसर इसके अंदर राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। ओके, ये देखिए लंग्स है, ये हार्ट है, बीच के अंदर मीडियास्टेनम एरिया है। ये हार्ट जहाँ सिचुएशन होता है उसको क्या बोलते हैं? मीडियास्टेनम बोलते हैं। ओके, और ये डॉम शेप्ड ऑर्गन डायफ्राम जो कि रेस्पिरेशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब भी एक्सीडेंटली कोई केस आता है हॉस्पिटल के अंदर, कभी कभी डॉक्टर को भी पता नहीं चलता कि जैसे कि उसके अंदर कोई हेड इंजरी नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कोई ट्रॉमा नहीं हो रहा है, फिर भी पेशेंट की डेथ हो जाती है। वो क्यों होती है? कभी कभी एक्सीडेंटली क्या होता है कि डायफ्राम के अंदर अगर इंजरी हो गई, भले ही ब्रेन के अंदर कुछ भी इंजरी नहीं हुई है, कोई भी लेसरेशन नहीं हुआ है, कोई भी टिश्यू डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन अगर डायफ्राम के अंदर कोई इंजरी हो गई, डायफ्राम पंचर हो गया, तो पेशेंट की एट द स्पॉट उसके अंदर डेथ हो सकती है। इसीलिए डायफ्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 8th क्वेश्चन आता है हमारा, आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा और आप लोग इसमें अपना आंसर पुट करेंगे। इफेक्ट ऑन शेप ऑफ हार्ट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है
और एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन हमेशा कभी कभी पूछते हैं इससे, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि जल्दबाजी में हम लोग क्या है एग्जाम के अंदर कुछ ज़्यादा सोच लेते हैं। हमें लगता है कि इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया है तो इसके अंदर आंसर भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा करने से आंसर कभी चेंज नहीं होते हैं। इसके लिए आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और सोचना है। अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं है तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोग गलत करेंगे, लेकिन आज के बाद ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, तो हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑन शेप ऑफ हार्ट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, मतलब कि हमारी रेस्पिरेशन यानी कि हम जो ब्रीथ जो है उसको बाहर एक्सपायरेशन करते हैं, उस टाइम पे हमारे हार्ट के ऊपर क्या उसका प्रभाव होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन है अनचेंज्ड रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। देन आएगा इंक्रीज, बढ़ेगा, डिक्रीज होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी, या नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है? देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा हिंट भी दे देती हूँ कि ये है लंग्स, दोनों साइड लंग्स हैं, और यहाँ हमारा मीडियास्टिनम पोर्शन पे क्या होता है, टुवर्ड्स द लेफ्ट क्या होता है, हार्ट होता है। हार्ट किसके अंदर कैसे होता है, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड हार्ट होता है। तो ये लंग्स हैं और बीच में क्या होता है, हार्ट होता है। तो जब हम एक्सपायरेशन यानी कि हम लोग जब रेस्पिरेशन ले रहे हैं उस टाइम पे इस पे कोई असर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या आंसर होगा? नहीं होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये देखो रेस्पिरेशन, दोनों लंग्स अलग हैं, ये पूरा सिस्टम ही अलग है, इसका सिचुएशन मीडियास्टिनम के अंदर है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर कुछ भी चेंज होगा, अनचेंज्ड रहेगा, यानी कि कोई भी चेंजेस इसके अंदर नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के सीधा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर कभी कभी ये रॉन्ग भी हो जाता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द लंग फंक्शन टेस्ट आर डिटरमाइंड बाय। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एम्स के अंदर कभी कभी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, प्रीवियसली भी एम्स के एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या होगा कि हम लंग्स फंक्शन टेस्ट जब करते हैं तो कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ओके, तो बताइए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम जब हम लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं, तब कौन से? पहला जो ऑप्शन है वो है स्पिग्मोमैनोमीटर, देन आता है बैरोमीटर, देन आता है टोनोमीटर, देन आता है स्पाइरोमीटर। ये चार ऑप्शन मैंने आपके सामने पुट किए हैं, तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, इजी क्वेश्चन है बहुत ही। स्पिग्मोमैनोमीटर ये रहा, बीपी को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते, सबने देखा हुआ है, सबने यूज भी किया है। ओके, देन आता है बैरोमीटर, ये रहा बैरोमीटर, देन आता है टोनोमीटर, ये रहा टोनोमीटर, देन आता है स्पाइरोमीटर, स्पाइरोमीटर कौन सा रहा, ये रहा। ओके, तो चलिए बताइए इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं लंग फंक्शन टेस्ट चेक करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आंसर भी। कभी कभी एग्जाम के अंदर इसकी इमेज भी पुट कर देते हैं, तो मैंने आप लोगों को इमेज भी बता दी है कि ये कौन सा इंसेंटिव स्पाइरोमीटर है। ओके, एग्जाम के अंदर ऑप्शन के अंदर कभी कभी इंसेंटिव स्पाइरोमीटर ऐसा भी आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यही है इंसेंटिव स्पाइरोमीटर जो कि लंग फंक्शन टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ। ओके, इंसेंटिव स्पाइरोमीटर इज मेनली यूज्ड टू। ओके, मैंने आप लोगों को फिर से इमेज पुट की है कि इंसेंटिव स्पाइरोमीटर जो है वो किस में यूज किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रिवेंट न्यूमोथोरेक्स, सेकंड ऑप्शन है प्रमोट वुंड ड्रेनेज, थर्ड ऑप्शन है प्रिवेंट एटेलेक्टेसिस, फोर्थ ऑप्शन है प्रमोट अर्ली एम्बुलेशन। तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? प्रिवेंट एटेलेक्टेसिस। क्यों? एटेलेक्टेसिस का मतलब होता है कोलैप्स ऑफ द लंग्स। लंग्स का कोई एक लोब भी कोलैप्स हो सकता है या दोनों भी कोलैप्स हो सकते हैं। कोलैप्स यानी सिकुड़ना, उसे क्या बोलते हैं? एटेलेक्टेसिस। मोस्टली जब पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट जो होते हैं एनेस्थीसिया के बाद, ये रिस्क रहती है
कि पेशेंट को एटेलेक्टेसिस हो जाता है, हो सकता है, इसीलिए पेशेंट को स्पायरोमीटर देते हैं ताकि ऐसा ना हो। और ऐसा फंक्शन टेस्ट करने के लिए भी हम लोग इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का यूज करते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, प्रिवेंट एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस को प्रिवेंट करने के लिए यानी कि लंग्स कोलैप्स ना हो, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, ऑप्शन के अंदर आता है, ए ऑप्शन है 100, बी ऑप्शन है 700, सी ऑप्शन है 600, डी ऑप्शन है 500। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर, 500। ओके, चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल रेस्पिरेशन जब हम लोग करते हैं, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन जब करते हैं, उस टाइम नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर जो वॉल्यूम होता है उसे टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। वो कितना होता है, 500 ml। ओके, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। ओके, उसके बाद हम टोटल लंग कैपेसिटी में आप लोगों को बता रही हूं कि टोटल लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो 6 लीटर होती है, या अदरवाइज 6000 ml भी होती है। 6000 ml का मतलब होता है 6 लीटर। ओके, तो ये कैसे कैसे होती है, तो टाइडल वॉल्यूम मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब हम एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन करते हैं उस टाइम पे जो वॉल्यूम होता है उसे टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, जो कितना होता है, 500 ml। ओके, देन हम बात करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है ये होता है 3000 ml। कितना होता है, 3000 ml। ओके, देन हम बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, 1200 ml। ओके, देन हम लोग बात करते हैं, हमने टाइडल वॉल्यूम बोल दिया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोल दिया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोल दिया। देन हम बात करते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम ये भी कितना होता है, 1200 ml। ओके, तो इन सबको हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ने पर आता है, सॉरी 5900 ml। तो अप्रॉक्स हम लोग बोल सकते हैं 6000 ml। ओके, तो इसका हम लोग 6000 ml का क्या कर देते हैं, 6 लीटर। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी, कितना होता है, तो 6 लीटर भी बोल सकते हैं और 6000 ml भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। इन सबको जोड़ने पर क्या होता है, क्या 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 मिलता है हमें, टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, तो टाइडल वॉल्यूम समझ में आ गया आप लोगों को कि जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन और करते हैं उस टाइम पे जो वॉल्यूम रहता है उसे हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, जो कि 500 ml होता है। देन इंस्पायरेशन के टाइम पे 3000 ml, एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम 1200 ml होता है। देन रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल का मतलब होता है जब हम एक्सपायरेशन करते हैं उस टाइम पे जो हमारे लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम मतलब बचा हुआ होता है, रेजिडुअल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और वो कितना होता है, 1200 ml। ओके, इंपॉर्टेंट है रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। और मैं आपको कुछ और भी रेजिडुअल वॉल्यूम, जैसे कि हमारा स्टोमक होता है, स्टोमक का जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, स्टोमक का जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 100 ml। इसीलिए जब भी हम फीडिंग करवाते हैं पेशेंट को उस टाइम पे हम लोगों को रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज पेशेंट जो होता है वो रेस्टलेस हो सकता है। इसके लिए हम रेजिडुअल वॉल्यूम जब चेक करते हैं, अगर 100 ml से ज़्यादा है तो हमें उसे फीडिंग नहीं देनी है, और अगर 100 ml से कम है तो वो हम फीडिंग दे सकते हैं, अदरवाइज हमें फीडिंग नहीं देनी है अगर 100 ml से ज़्यादा है। ओके, इसी तरह यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसकी रेजिडुअल वॉल्यूम जो होती है वो कितनी होती है, 50 ml या लेस देन 50 ml।
ओके कितनी होती है 50 ml या लेस देन 50 ml। ओके तो ये मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बता दिया है, एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसका टाइडल वॉल्यूम का आंसर क्या है 500 ml। तो जो इसके अंदर एक और चीज भी होती है जिसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। ओके जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, एक्सपायरेशन के टाइम पे जो वॉल्यूम होता है उसे क्या बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। ओके तो इसके वाइटल कैपेसिटी के अंदर हम बात करते हैं, तो उसके अंदर वाइटल कैपेसिटी जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि टाइडल वॉल्यूम होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। उसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होता है, किसके अंदर वाइटल कैपेसिटी के अंदर। क्यों नहीं होता है वाइटल कैपेसिटी के अंदर रेजिडुअल, क्योंकि जब हम एक्सपायरेशन करते हैं और एक्सपायरेशन के टाइम पे जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो हमारे लंग्स के अंदर मतलब न के बराबर होता है, उसे हम काउंट नहीं कर सकते, बिल्कुल कम होता है उस टाइम पे फॉर अ सेकेंड। इसके लिए हम लोग वाइटल कैपेसिटी के अंदर इसको काउंट नहीं करते हैं। वाइटल कैपेसिटी जो होती है उसका जो वॉल्यूम होता है वाइटल कैपेसिटी का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 4800 ml, 4800 ml होता है वाइटल कैपेसिटी। ओके तो ये आप लोगों का वॉल्यूम हो गया, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। एग्जाम में डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स, या फिर टाइडल वॉल्यूम तो इंपॉर्टेंट है ही, देन वाइटल कैपेसिटी पूछ सकते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी पूछ सकते हैं, इसके लिए स्टोमक का पूछ सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर का पूछ सकते हैं। इसके लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे ध्यान में रखिएगा। ओके तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कैप्नोग्राफी इज मेजरमेंट ऑफ। ओके कैप्नोग्राफी क्या है? कैप्नोग्राफी, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। H+ आयन कंसेंट्रेशन को कैप्नोग्राफी बोलते हैं, CO2 कंसेंट्रेशन को बोलते हैं, एनायन गैप को बोलते हैं, या बायकार्बोनेट कंसेंट्रेशन को बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कैप्नोग्राफी का मतलब होता है CO2 की जो कंसेंट्रेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं कैप्नोग्राफी। ओके क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल वे के अंदर इसे क्वेश्चन। ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट भी है, ये भी याद रखना हमें, CO2 क्या है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। और कैप्नोग्राफी वर्ड अगर आता है, कैप्नो वर्ड जो रहता है वो किसके लिए यूज होता है CO2 के लिए यूज होता है। ओके तो यही क्वेश्चन कुछ थे जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के एनाटॉमी पोर्शन से इंपॉर्टेंट थे। मैं आप लोगों के लिए अगली कड़ी में और भी क्वेश्चन आंसरिंग लेकर आऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।